में शंकर नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा था। दोनों बच्चे शंकर के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र जाते थे। बेटा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। ठीक है, हम मछली पकड़ लेंगे, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमें वापस आते आते शाम हो जाएगी। आप हमारे लिए चिंता मत करना और हम खाना साथ में लेकर जाएंगे। ज्यादा दूर मत जाना बेटा, समुद्र में दूर जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, ज्यादा दूर तक हम लोग नहीं जाएंगे, मगर आप थोड़ा खा के आराम कर लीजिएगा। इस तरह दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाते हैं। भैया, आज मौसम कुछ खराब लग रहा है, मुझे लगता है कि आज हमें यहीं रुक जाना चाहिए। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम भी बाबा की तरह छोटी सी बात को लेकर डर रहे हो। चलो नाव लेकर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने लगते हैं। भैया, आज तो हमें कैसे भी करके एक बड़ी मछली पकड़कर बेचना ही होगा। वो मछली चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका दाम 10 मछलियों के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हमें फायदा होगा। छोटो, इतनी बड़ी मछली पकड़ने के लिए हमें समुद्र में बहुत दूर जाना पड़ेगा। यहाँ तो हमें छोटी छोटी मछलियाँ ही मिलेंगी। ठीक है, आज हम समुद्र में बहुत दूर तक जाएंगे। आज तो हमें कैसे भी करके एक बड़ी सी मछली को पकड़ना ही है। हर बार डर जाने वाले, आज तुम ये कह रहे हो। आज मैं कैसे रुक सकता हूँ, दूर तक चलेंगे। थोड़ी दूर जाकर देखेंगे तो हमें बहुत बढ़िया और कभी नहीं दिखने वाली मछलियाँ मिलेंगी। और इस तरह वो दोनों समुद्र से काफी दूर निकल जाते हैं। जहाँ तक देखो वहाँ तक कोई किनारा नजर नहीं आता। ये क्या, देखने में तो लग रहा है कि बहुत बारिश होने वाली है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। हाँ भैया, अचानक से मौसम ही बदल गया है। मुझे तो अचानक शक हो रहा था भैया कि आज बारिश होने वाली है। चलो अब तक शुरू नहीं हुई ना, जल्दी से जाल डालो, एक बड़ी सी मछली पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं। देखो हरी, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। अभी हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब हम किनारे से बहुत दूर चले आए हैं, जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या है भैया, आप हमेशा मुझे डरपोक बताते हो ना। आज क्या हुआ आपको, आप डाल रहे हो कि नहीं? तुम बात को समझ नहीं रहे हो हरी, जल्दी से निकलो यहाँ से। देखा तुमने, बारिश शुरू हो गई, नाव को घुमाओ। हाँ भैया, हम लोग किनारे से बहुत दूर आ गए हैं। अब यहाँ से वापस जाने के लिए हम लोगों को बहुत समय लगेगा। लगता है आज हम मुसीबत में फंसने वाले हैं। चलो चलो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएंगे। देखा ना तुमने, हवा की तेजी बढ़ गई है। अब धीरे धीरे ये तूफान में बदलने वाली है। जल्दी चलो। अचानक देखते देखते मौसम बदल जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है और उनकी चलती नाव अचानक से पलट जाती है। भैया भैया, नाव पलट गई है, जोर से नाव को पकड़ के रखना। यहाँ लहरें बहुत तेजी से आ रही है, इस नाव को पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसके बाद हरी नाव को कस के पकड़े रहता है, लेकिन दूसरी तरफ गिरी लहरों की तेज बहाव में बहने लगता है। ये क्या, नाव को छोड़ के लग रहा है बहुत दूर आ गया हूँ। हरी कैसा है, कहाँ चला गया? हाँ अरे, ये तो बड़ी सी लकड़ी लग रही है। अभी इसी को पकड़ लेता हूँ, इसके सहारे किनारे तक जाने की कोशिश करूँगा। क्या हुआ, तुम भैया नजर ही नहीं आ रहे? कहीं समुद्र में बह तो नहीं गए? ये हवा और बारिश कम होने के बाद ही मैं भैया को ढूंढ पाऊंगा। कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, किस तरफ आया हूँ कुछ मालूम नहीं चल रहा। दिखने में तो लग रहा है कि समुद्र में बहुत गहरा आ गया। हरी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ पता नहीं। पहले से वो तो काफ़ी डरपोक है। हाँ, वहाँ पे दूर से एक बड़ा नाव नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। जाके देखता हूँ। इसके बाद गिरी इस लकड़ी के लट्ठे के सहारे तैरते हुए उस नाव तक पहुँच जाता है। दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी नाव लग रही है। ये भी कहीं से इस तूफान में बहकर आई होगी। अगर मैं इस पे चढ़ सकूँ तो इस खतरे से बाहर जा सकता हूँ। इसके बाद गिरी उस पुरानी नाव में बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, मगर उसे कोई दिखता नहीं। ये क्या, इसमें तो कोई भी नहीं है। दिखने में तो बहुत पुरानी नाव लग रही है। यकीनन ही किसी दुर्घटना में ही इस नाव के सारे लोग मर गए होंगे। पता नहीं क्या हुआ होगा। कुछ देर तक रुककर बारिश रुकने के बाद जाकर हरी को ढूंढूंगा। हाँ, अब बारिश कुछ कम हो रही है। अब मुझे जाकर भैया को ढूंढना ही पड़ेगा। अगर भगवान की दया से जिंदा बच गए और सही सलामत रहे तो मेरे लिए अच्छी खबर है। ऐसे मौसम समुद्र में हमारा हाल कैसा है, ये जानकर बाबा परेशान हो रहे होंगे। इन सब के बाद गिरी वहाँ अपने आसपास देखता है और सोचता है, हाँ, ये क्या, यहाँ पर तो कुछ लकड़ी के डिब्बे नजर आ रहे हैं। क्या हो सकता है इन डिब्बों में, एक बार खोल के देख लेता हूँ। इस तरह गिरी एक कुल्हाड़ी से लकड़ी के डब्बे को जोर से मारता है, जिससे वो खुल जाता है। उसके बाद हाँ, ये क्या, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। बाप रे, इतने सोने के सिक्कों को तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना सारा सोना। इस तरह हरी नाव पर चढ़कर गिरी को अपने आसपास ढूंढते हुए वो भैया किस तरफ बह गए ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। इतने बड़े समुद्र में कहाँ ढूंढूं? अब ऐसे अकेले घर जाऊंगा तो बाबा क्या बोलेंगे मुझे। सुबह होने में भी अभी तक समय बचा है और आखिर बारिश भी कम हो ही गई है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ दूर और जाऊँ तो शायद भैया मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिरी अपने आसपास इतने सोने चांदी को देखकर इतने सारे सिक्कों को मैं यहाँ से कैसे लेकर जाऊँगा? और ये नाव अभी चलने की हालत में नहीं है। मैं अकेला इतने सारे सिक्कों को कैसे लेकर जाऊँगा? हरी अभी होता तो कितना अच्छा होता। कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या पता। तभी दूसरी तरफ से हरी वहाँ पहुँचता है। हाँ, वहाँ तो एक बड़ी सी नाव दिख रही है। दिखने में तो बहुत पुरानी लग रही है मुझे। भैया उस नाव में हो सकते हैं क्या? जाकर देखता हूँ। ये क्या, कोई नाव लेकर इधर ही आ रहा है, उसमें हरी लग रहा है। ये तो हरी है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। हरी, अरे ओ हरी, मैं यहाँ हूँ, सुन रहे हो हरी? अरे हाँ, वो देखो वहाँ से कोई अपना हाथ दिखा रहा है। वो गिरी भैया क्या? भैया मैं आ रहा हूँ, वहीं रुकिए आप। इसके बाद हरी भी उसी नाव में चढ़ जाता है। हे भगवान, भैया मैं तो घबरा ही गया था कि आप कैसे होंगे और कहाँ होंगे। आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ सही सलामत है। हाँ हरी, ये बहुत पुरानी नाव है। किसी आंधी तूफान में फंस के शायद ये पानी में इस तरह बह के आ गई होगी। इसमें सफर करने वाले लोग भी दुर्घटना में मर गए होंगे। और ये देखो, यहाँ पे कितना सारा सोना है। जब मैंने एक लकड़ी का डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें इतना सारा सोना निकला। बाप रे, इतना सोना! यानी बाकी के सारे डिब्बे भी सोने के होंगे, मगर इतने सारे सोने के डिब्बे किनारों पर लेकर जाना मुश्किल होगा। कैसे करेंगे भैया? कुछ सोचा है आपने? और क्या करेंगे छोटू, दोनों मिलकर एक सोने के डिब्बे को किनारे तक ले जाएंगे। और अगर वजन ज्यादा हुआ तो हमारी नाव भी उस वजन को सह नहीं पाएगी, इसलिए डूबने का खतरा भी रहेगा ना। एक एक करके ही इन पेटियों को घर ले जाएंगे। इस नाव को किनारे पे बांध के रखेंगे और फिर एक एक करके सारी पेटियों को घर ले जाएंगे। हाँ भैया,
आपने बिल्कुल सही कहा। इस नाव को तो यहीं पर लंगर डाल के एक एक पेटी करके ले जाएंगे, मगर यहाँ तक आने का रास्ता भी याद रखना होगा। हम अब कितनी दूर आए हैं हमें कुछ भी पता नहीं है। वापस जाते वक्त हम दोनों ने मिलकर कितना सफर तय किया और किस तरफ जा रहे हैं याद रखना। चलो अब इस पेटी को अपनी नाव में डालकर छोड़ाते हैं। घर में बाबा और बहुत परेशान हो रहे होंगे और ऊपर से तूफान का खतरा भी है। इस तरह वो दोनों भाई कब्बों को अपनी नाव में रखकर किनारे की तरफ जाने लगते हैं। भैया ये देखो, ये रही एक मछली, कितनी सुंदर है ये मछली। हाँ छोटू, इस मछली के तो देखो 2 पंख लग रहे हैं, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। जब हमारी नाव पलटी थी उसी वक्त अंदर आ गई होगी। भैया हम इसको पालेंगे, दिखने में कितनी सुंदर लग रही है ना ये। ठीक है, हमारे पास जो मटका है उसमें डालकर आ जाओ उसे, नहीं तो घर पहुंचने तक ये मर जाएगी। वो तो ठीक है, अब इस पूरे सोने को सीधा घर लेकर चले जाएंगे और इसे जाकर छुपा देंगे। हाँ, इस सोने को हम घर नहीं ले जाएंगे भैया, बाकी की कुछ सोने की पेटियां लाने के बाद ही हम बाबा को बताएंगे। तब तक इस सोने को हमें किसी मकान में छुपा कर रखना होगा। इस तरह अपने साथ लाए सोने के बक्सों को अपने पुराने घर में छिपाकर अपने घर जाता है। अरे बेटा तुम आ गए, इतनी तेज आंधी और तूफान आए तो मैं तो बहुत घबरा गया था, तुम लोग वापस आ गए, यही खुशी की बात है। उतना ही नहीं है बाबा, ये देखो ये मछली देखो, इसको भी पकड़ कर लाए हम लोग। बहुत सुंदर है बेटा मछली, देखो इसके पंख पे कुछ तो लिखा हुआ है, क्या हो सकता है ये? आप हमें पूछ रहे हो? आपने हमें पढ़ाई लिखाई तो था नहीं, बचपन से ही हमें समुद्र में जाके मछलियां पकड़ना सिखाया और कुछ नहीं। उन पंखों पे क्या लिखा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा? कुछ भी हो उससे तुम्हें क्या लेना देना। जाओ इस मछली को उस बड़ी वाली मटके में डालो। उसके बाद वो लोग उस मछली को एक बड़े से डब्बे में डालकर आराम करने जाते हैं। इतने में सोम सुंदर नाम का एक व्यापारी वहाँ आता है। कैसे हो शंकर, कुछ माल आया क्या समंदर से? नहीं सोम सुंदर सेठ, कल दोनों बच्चे समुद्र में गए तो थे मगर आंधी तूफान आ गया था वहाँ पर, वो दोनों बहुत मुश्किल से घर आ पाए। ठीक है, कुछ पानी वानी हो तो पिलाओ ना, बहुत प्यास लगी है। इसके बाद शंकर पानी लाने के लिए घर के अंदर जाता है। व्यापारी सोम सुंदर वहाँ पर रखी मछली को देखता है। अरे वाह, ये मछली कितनी सुंदर है, लेकिन इसके पंखों पे तो कुछ लिखा है। क्या है देखता हूँ। मेरा सर खाने वाला महाराज बनेगा। क्या है ये? इसका सिर खाने वाला महाराज बनेगा। दूसरी तरफ के पंख में भी कुछ लिखा हुआ है, जाकर देखता हूँ। मेरी पूंछ खाने वाला इस देश में सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। क्या है ये? पूंछ खाऊंगा तो सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, तो फिर जरूर इसकी पूंछ को ही खाना चाहिए। ये लीजिए सेठ जी, पानी पीजिए। देखो शंकर, मुझे मछली बहुत पसंद आई। ऐसी मछली खाने के लिए मुझे बहुत दिनों से मन था। तुम मुझे खिलाओगे तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। क्या इस मछली के लिए 10 सोने के सिक्के? ये देख तांबे के सिक्के की मोल की भी नहीं है, आप क्यों इतनी बड़ी रकम देना चाहते हैं? बोला था ना, ऐसी अनमोल मछली खाने का मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था। ये लो पैसे, इसको पका के तैयार रखना मेरे लिए। मैं नदी के बाजार में जाकर आता हूँ, तब तक ठीक है? ठीक है, आज तो आप अजीब ही बर्ताव कर रहे हैं, ले जाइए, आप आएंगे तब तक इसे पका के तैयार रखूंगा। इसके बाद सोम सुंदर बाजार जाता है। शंकर उस मछली को पकाने लगता है। थोड़ी देर के बाद हाँ, अब मसाला डाल दिया है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मैं जाके थोड़ा नहा के आ जाता हूँ, थोड़ी सी खा ही लूंगा। इसके बाद शंकर नहाने के लिए चला जाता है। तभी हरी और गिरी वहाँ पर आते हैं। आह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बाबा ने पक्का मछली पकाई होगी। ये देखो सिर का टुकड़ा, इसको तो मैं ही खाऊंगा। हाँ? जब देखो सिर के टुकड़े का बोलते रहते, एक बार पूंछ खा के देखना, एक बार खाई नहीं तो छोड़ोगे नहीं, पहले बता रहा हूँ। इस तरह गिरी मछली के सिर का टुकड़ा खाता है और हरी उसकी पूंछ। उतने में सोम सुंदर वहाँ आ जाता है। अच्छा शंकर, मेरे लिए मछली बनाकर तैयार किए हो ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे दिखाओ तो थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए, इसमें है। हाँ, क्या है ये? इसमें तो सिर का टुकड़ा ही नहीं है, हैं? और ना ही पूंछ का टुकड़ा है। जी जी जी, ये अब मुझे नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ और मुझे मेरे दिए हुए सोने के सिक्के अभी कभी वापस दो। ये क्या है? मैंने तो पूरी मछली पकाई थी, किसने खाई होगी? वो सब बाद में देख लेना, पहले मुझे मेरे सोने के सिक्के वापस करो। इतने में वहाँ पर हरी आता है। ये लीजिए आपके 10 सोने के सिक्के। क्या रे हरी, यहाँ मछली पकाने के लिए रख के गया था, उसमें से सिर और पूंछ किसने खाया बता? 10 सोने के सिक्कों का नुकसान हो गया। 10 सोने के सिक्कों का नुकसान बोले तो? कल तुम लोग जिस मछली को लेकर आए थे ना, उसको पका के खिलाने के लिए मुझे 10 सोने के सिक्के मिल रहे थे। वो मछली तो एक तांबे के सिक्के के मोल की भी नहीं थी, मगर उसने मुझे 10 सोने के सिक्के दे दिए और मैंने उसे वादा भी किया था। मैं बस नहाने के लिए गया था, बाद में देखा कि उसमें सिर और पूंछ का टुकड़ा था ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से में आके दिए हुए 10 सोने के सिक्के वापस लेकर चला गया। 10 सोने सिक्कों के लिए आपने सुंदर मछली को पका डाला? ये आपने क्या किया बाबा? 10 सोने के सिक्के बोले तो हमारे 6 महीने की कमाई है, इतनी आसानी से तुम कैसे कह रहे हो? देखो बाबा, आप सोच भी नहीं पाओगे उतना सोना है हमारे पास। इसके बाद समुद्र में जाने और नाव पलटने से लेकर सारी कहानी गिरी और हरी अपने पिताजी को बता देते हैं। ये क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को इतना सारा सोना मिला है और उसे पुराने घर में क्यों रखा है? जाकर जल्दी लेकर आ जाओ उसे, मुझे उस सोने को भी देखना है। घबराओ मत बाबा, पहले उस पुरानी नाव में जितना भी सोना है उसे घर लाना होगा। और इतने में तभी वहाँ पर हरी के बचपन का दोस्त शेखर आता है। क्या हुआ शेखर, इतना उदास क्यों तुम? क्या हुआ है? क्या ही होगा, बाबा की तबीयत के बारे में तुझे पता है ना, वेद जी ने कहा है कि बाबा अब ज्यादा दिन नहीं बचने वाले हैं। तो फिर राजधानी में बड़े वेद के पास ले जाएंगे ना? वहाँ जाएंगे तो बाबा की जीने की उम्मीद पड़ेगी, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा ना, उतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम अपने बाबा को राजधानी लेकर जाने की तैयारी करो, पैसों की बात तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद हरी अपने पास रखे हुए सोने के सिक्कों में से कुछ सिक्के निकालकर शेखर को दे देता है। ये लो, इन सोने के सिक्कों को ले जाओ और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तुम्हारे बाबा को जल्दी राजवेद के पास राजधानी लेकर जाओ। ये रकम तू कहाँ से लेकर आया? तुम्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए या तुम्हारे बाबा की जान? पहले तो राजधानी जाओ, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। इसके बाद शेखर उन सिक्कों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। दोनों भाई उस नाव में से अधिकतर सोना घर ले आते हैं। एक और हफ्ता मेहनत करें तो उस नाव में बचा हुआ सारा सोना घर ला सकते हैं। सोने को लेके आने के बाद उतनी बड़ी नाव का क्या करेंगे हम भैया? उसको ऐसे ही छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। सारा सोना घर लाने के बाद हम उस पुरानी नाव को वहीं पर जला देंगे, अगर नाव रहेगी तभी तो किसी को पता चलेगा ना उस बारे में। इतने में वहाँ पर शेखर आ जाता है।
अरे हरी, मेरे बाबा पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते तो शायद आज बाबा हमारे बीच नहीं होते। कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे बाबा की सेहत अच्छी है वही ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें जो दिया था वो काफी था या और सिक्के चाहिए? उनमें बहुत सारे पैसे बच गए थे, उन्हीं को लौटाने आया हूँ। मुझे वो धन वापस देने की जरूरत नहीं है शेखर। तुम्हारे पास जो भी बचा बाबा का ख्याल रखो। तुम और तुम्हारा बाबा अच्छा रहे वही काफी है। क्या रे हरी, इतनी छोटी सहायता के लिए वो शेखर तेरा इतना बड़ा एहसान मान रहा है, क्या बात है? भैया हमारे गांव में ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे समय पर इलाज ना मिलने से बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे गांव में ना जाने कितने लोग भूख से मर रहे हैं। बीमार लोगों के लिए हमारे गांव में एक वेधशाला का निर्माण करवा देंगे। एक सराय खोलकर मुफ्त में लोगों को खाना बांटेंगे। जरूर करेंगे भैया, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है। हमें जरूर एक वेधशाला का निर्माण करना चाहिए। अब से कोई भी गरीब व्यक्ति बिना भोजन करे नहीं सोएगा, ना ही दवा से वो वंचित रहना चाहिए भैया। इस तरह वो दोनों भाई अपने धन से गरीब लोगों की सहायता करने लगे, गांव में सभी लोगों की मदद करने लगे और गांव के सभी लोगों का उद्धार करने लगे। इस बात के बारे में महाराज को पता चलता है और महाराज उन्हें अपने पास बुलाते हैं। महाराज, ये दोनों भाई हमारे राज्य के लिए खतरा बन चुके हैं। इन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में कहीं से सोना मिला इन्हें। उस सोने को इन लोगों ने आपके हवाले ना करके ऊपर से उस सोने को अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। महाराज, ये दोनों भाई बड़े अच्छे और भले लड़के हैं। ये बात साधारण प्रजा में ये लोग फैला रहे हैं। तुम दोनों भाई आरोप कबूल कर रहे हो। तुम्हें कुछ खजाना मिला है, उसको राजा के हवाले करना चाहिए था ना। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने तो हमारी संपत्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया महाराज। हमारे राज्य में कितने लोग भूख से मरे, उनको खाना दिया हमने। इलाज नहीं मिलने पर लोग शहर जा रहे थे, उनके लिए वेधशाला खुलवाई। हमने तो सराय और वेधशाला का निर्माण किया है। अब आप ही बताइए, हमने कोई गलत काम किया है क्या महाराज? अब न जाने कितने लोग इस वेधशाला और सराय के सहारे खुश हैं। एक राजा का लक्ष्य क्या होता है महाराज? अपनी पूरी प्रजा को सुख और शांति देना। आपके लिए हम वही तो कर रहे थे। इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? जो संपत्ति हमें मिली है महाराज, अगर उसको आपके हवाले कर दें, वो संपत्ति ठीक से प्रजा के पास पहुंचेगी। इस बात का कुछ नहीं कह सकते महाराज। हम लोग आपसे क्षमा मांगते हैं महाराज। शाबाश बेटा शाबाश, तुम दोनों के द्वारा किए गए काम से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जैसे जवान हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी कोई वारिस भी नहीं है। अब से तुम दोनों में से बड़े को मैं युवराज घोषित करता हूँ। ऐसा आदमी राजा बनेगा तो प्रजा हमेशा सुख और शांति से रहेगी। और मुझे गलतफहमी देने वाले इस अमात्य को अभी के अभी उसके पद से हटा रहा हूँ मैं। इस तरह गिरी उस राज्य का राजा बन गया। देखा ना छोटे, हमने तो बस लोगों की सहायता की थी और मैं राजा बन गया। वैसे बहुत ही अजीब बात है ना ये। इसमें क्या अजीब बात है भैया? हमने तो हर एक गरीब का अच्छा ही किया है भैया। जिस देश में गरीब नहीं रहते ना, उस देश में सुभिक्ष और शांति बनी रहती है भैया। देखिए भैया, अब मैं देश विदेश घूमकर व्यापार करना चाहता हूँ। उससे धन की कमाई होगी, उस कमाई से हम दोनों मिलकर प्रजा की सेवा करेंगे। जरूर छोटे, तुम्हें जो अच्छा लगे बस वही करना, ठीक है? इस तरह अच्छे दिल वाले हरि और गिरी में से एक राज्य का राजा बन गया और दूसरा